हेलो एवरीवन। भाई लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के न्यूमेरिकल्स देखे थे कि कैसे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकालते हैं। उसका सिंपल सा तरीका, दो तरीके हमने देखे थे, एक हमारा परसेंटेज मेथड था, दूसरा प्रोपोर्शनेट मेथड था। आज हम क्या करेंगे? आज हम टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को देखेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को देखेंगे तो इसमें जो फर्स्ट टाइप है उससे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप जो हमारा है ना, वो है हमारा यूनिट इलास्टिक। यूनिट इलास्टिक का मतलब क्या है? जब हमारी ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 हो, तो ये अपना क्या कहलाता है? यूनिट इलास्टिक कहलाता है। तो देखो इसको हम निकालते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है हमारा, देखो जो प्राइस था वो प्राइस क्या हो रहा है? 10 रुपये से 15 रुपये चला जा रहा है। मतलब जो अपना पी था वो 10 रुपीज़ था और जो P1 था वो कितना हो गया हमारा? 15 हो गया। तो अगर मैं डेल्टा पी निकालूँ तो डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा पी हमारा होता है P1 माइनस पी, मतलब 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5। तो डेल्टा पी अपना कितना आ गया? 5 आ गया। सेम इसी तरीके से हमारी क्वांटिटी थी। क्वांटिटी क्या हुई हमारी? क्वांटिटी हमारी 10 से 5 पे चली गई। तो देखो ये अपना Q हो जाएगा और ये अपना क्या हो जाएगा? Q1 हो जाएगा। तो अगर मैं डेल्टा Q की बात करूँ तो डेल्टा Q इज इक्वल टू क्या होता है? Q1 माइनस Q होता है। पुट करते हैं वैल्यू Q1 माइनस Q, तो Q1 की वैल्यू कितनी आई है अपनी? 5 आई है। माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 5, तो अपनी डेल्टा Q की वैल्यू क्या आ गई? -5 आ गई। अब की इसकी ईडी निकालते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में देखा था, क्या होता है? डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू पी बाई क्यू। आप ये सेम काम परसेंटेज मेथड से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए डेल्टा क्यू की वैल्यू -5 अपॉन 5 इंटू पी की वैल्यू अपनी थी 10 एंड क्यू की वैल्यू जो थी वो भी थी 10। तो 10 अपॉन 10, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, जो अपना आंसर आया वो आया -1। तो देखो ये जो माइनस साइन है ये हमें क्या डिनोट करता है? ये हमें इनवर्स रिलेशन शो करता है प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में। तो इस माइनस साइन को डिनोट करो या ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा ईडी की जो वैल्यू निकल के आई वो क्या आई? 1 आई। तो इस केस में ये जो चीज़ है हमारी, ठीक है, ये हमारी यूनिट इलास्टिक या यूनिटरी इलास्टिक भी कुछ बोलते हैं कुछ लोग, तो आपकी मर्जी है, जो चाहे वो आप बोलो, ठीक है। तो ये चीज़ आई होप क्लियर हुई होगी। इसका ग्राफ भी लगे आ तो देख लेते हैं। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा इसका ग्राफ होता है। एग्जैक्ट मैं नहीं बना रहा, अभी जब मैं एक साथ सबके ग्राफ बनाऊंगा ना देन आपको समझाऊंगा। तो ये अपनी फर्स्ट चीज़ हो जाती है, ठीक है। वेयर क्या होता है? ई डी इज इक्वल टू 1 होता है, ये इसका ग्राफ होता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो इसका सेकेंड पार्ट आता है वो आता है मोर इलास्टिक। मोर इलास्टिक के केस में क्या होता है कि हमारा जो ई डी है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, वो क्या हो जाती है? ग्रेटर देन 1 हो जाती है। 1 से क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। तो एक एग्जांपल लेते हैं इसका भी, एकदम सिंपल सा। लास्ट टॉपिक चल रहा है हमारे चैप्टर का, मतलब सेकेंड लास्ट। इसके बाद देन हम एक और टॉपिक देखेंगे जो कि आपको आता है, उसमें कोई आपको लेना देना नहीं है, वो आपको आता है। तो देखते हैं, सबसे पहले प्राइस की बात करते हैं। तो प्राइस हमारा क्या हुआ? प्राइस हमारा 20 से 15 पे चला गया। तो ये अपना हो गया P और ये अपना हो गया P1। तो इसी के साथ अगर मैं डेल्टा P की वैल्यू निकालूँ तो वो कितना हो जाएगा? 15 माइनस 20। डेल्टा P का फॉर्मूला हमने देखा था। डेल्टा P का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? डेल्टा P इज इक्वल टू P1 माइनस P। तो इसको निकालेंगे तो यहाँ से डेल्टा P की जो वैल्यू निकल के आएगी -5 निकल के आएगी। देन इसी तरीके से हम जब क्वांटिटी की बात करते हैं, क्वांटिटी में क्या होता है? क्वांटिटी में हमने ले लिया कि जो हमारी क्वांटिटी थी वो क्या हो गई? 10 से 15 पे चली गई, ठीक है। 10 से क्या हो गई? 15 पे चली गई। तो सेम ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा Q हो गया और ये हमारा Q1 हो गया। सेम उसी तरीके से हम क्या निकालेंगे? डेल्टा Q निकालेंगे। तो डेल्टा Q की वैल्यू क्या होती है? Q1 माइनस Q होती है। वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वो 15 माइनस 10 मतलब इज इक्वल टू 5। ये हमारी डेल्टा Q की वैल्यू आ गई। सारी चीज़ें हैं अपने पास, ई डी के फॉर्मूले में बस रख के पुट करना है। तो हो जाएगा डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू पी बाय Q। पुट करते हैं भाई, डेल्टा Q की वैल्यू अपनी 5 आई थी, डेल्टा P की वैल्यू -5 इंटू
P हमारा कितना है, देखो P हमारा 20 है, 20 डिवाइडेड बाई Q अपना कितना है 10 है। देखो ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आ गया 2 आ गया, -2। माइनस साइन डिनोट करो या ना करो वो आपकी चॉइस है। तो ईडी हमारी क्या आ गई, ईडी हमारी 2 आ गई। और अपनी सिचुएशन क्या कहती है कि अपनी सिचुएशन कहती है कि भैया ईडी ऑलवेज क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे ईडी जो है हमारी इलास्टिक ऑफ डिमांड वो ग्रेटर देन 1 है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं मोर इलास्टिक, इस चीज़ को हम बोलते हैं मोर इलास्टिक। इसका जो ग्राफ होता है वो भी देख लो। इसका जो हमारा ग्राफ होता है भाई, यहाँ पे अपना क्या आता है, यहाँ पे हमारा ये वाली सिचुएशन जो होती है ये आती है ईडी इज इक्वल टू 1, और इसका ग्राफ क्या होता है उससे थोड़ा सा नीचे होता है। इस वाली सिचुएशन पे क्या होता है, ईडी जो होता है हमारा वो ग्रेटर देन 1 की सिचुएशन बनती है। ये वाला ग्राफ जो एग्जैक्टली ये वाला है, सेकंड वाला जो मैंने बनाया, ठीक है, ये हमारा डिमांड कर रहा है। ये वाली सिचुएशन हमारी ईडी इज इक्वल टू 1 होती है, अभी थोड़ी देर पहले देखा था। तो उससे नीचे हमारा क्या होगा, मोर इलास्टिक का ग्राफ होगा। तो आई होप ये भी चीज़ समझ में आई होगी। देन इसके बाद थर्ड चीज़ की बात करते हैं। थर्ड हमारा जो पॉइंट है वो है लेस इलास्टिक, ठीक है। लेस इलास्टिक के केस में क्या होता है, जैसे ईडी वहाँ पे ग्रेटर देन 1 था, यहाँ पे ईडी क्या होगा, लेस देन 1 होगा। मतलब ईडी की वैल्यू 1 से नीचे आएगी, 1 से कम होगी। तो देखिए इस केस में क्या होगा, एग्जांपल लेते हैं सेम इसका भी एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहले प्राइस की बात करते हैं। तो प्राइस हमारा क्या होगा, प्राइस हमारा 10 से कितना हो जा रहा है, 15 रुपये हो जा रहा है। तो ये अपना हो गया P, ये अपना हो गया P1। देन इनकी यहाँ से डेल्टा P की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 15 - 10 इज इक्वल टू 5। तो डेल्टा P इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया। अब मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, सीधा क्वेश्चन करना शुरू करूँगा। आगे देखिए नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं क्वांटिटी की। क्वांटिटी की बात करते हैं तो क्वांटिटी हमारी 20 से 15 पे आ गई। तो यहाँ से अगर मैं, ये हो गया अपना Q और ये हो गया अपना Q1। यहाँ से अगर मैं डेल्टा Q की बात करूँ तो डेल्टा Q 15 - 20 इज इक्वल टू डेल्टा Q -5 आ गया। सारी चीज़ें अपने पास आ चुकी है, ईडी के फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो ईडी इज इक्वल टू जब हम पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -5/5 इंटू 10 अपॉन, देखो P की वैल्यू 10 थी ना, अपॉन 20। देखो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट होगा, हमारा जो आंसर आएगा -1/2 आएगा। माइनस साइन डिनोट करता नहीं है, वो इन्वर्स रिलेशन शो करता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ईडी इज इक्वल टू क्या आया, 1/2 आया। और अपने को यही सिचुएशन चाहिए थी कि भाई ईडी की वैल्यू क्या हो, ईडी की वैल्यू हमारी लेस देन 1 हो। तो यहाँ पे ये चीज़ फॉलो कर रही है, तो ये चीज़ हमारी लेस इलास्टिक कहलाएगी। इसका भी ग्राफ लगे तो देख लेते हैं। तो इसका ग्राफ देखेंगे तो देखो ये अपना ईडी इज इक्वल टू 1 का ग्राफ था। इस सिचुएशन पे ईडी इज इक्वल टू 1 था, तो ये क्या हो जाएगा, इससे थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारी क्या सिचुएशन बनेगी, ईडी इज लेस देन 1 बनेगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चीज देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे इन इलास्टिक। इन इलास्टिक का केस देखेंगे। इन इलास्टिक का मतलब क्या है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। इन इलास्टिक का यही मतलब है कि कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। इसको फुल्ली इन इलास्टिक भी बोलते हैं। पूरा लिख देता हूँ, फुल्ली इन इलास्टिक। फुल्ली इन इलास्टिक, ठीक है। इस केस में क्या होता है, जो हमारा ईडी होता है, ईडी इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, सारी चीज़ें एग्जाम्पल से करेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं। तो जो हमारा प्राइस था वो हमारा प्राइस क्या हो रहा है, 10 रुपये था पहले भी, अभी भी क्या है, ये 10 रुपये ही रह गया है। नहीं ये नहीं लेते, प्राइस हम 10 से क्या कर देते हैं, 15 कर देते हैं। प्राइस क्या हो गया, 10 से 15 हो गया। तो ये अपना क्या है, ये अपना है P, ये अपना है P1। यहाँ से अगर मैं डेल्टा P की वैल्यू निकालूँ तो डेल्टा P की जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी 15 - 10, इट मीन्स ये 5 आ गई। तो डेल्टा P इज इक्वल टू क्या हो गया, हमारा 5 हो गया। देन हम बात करते हैं क्वांटिटी की। तो क्वांटिटी के केस में क्या है, देखो हमारी जो डिमांड थी ना वो पहले भी 10 थी, अभी भी क्या है, 10 है। तो ये हमारा हो गया Q, ये हमारा हो गया
Q1। यहाँ से अगर मैं डेल्टा Q की बात करूँ तो डेल्टा Q हमारा क्या हो जाएगा, 10 माइनस 10, इट मीन्स 0। तो डेल्टा Q इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। सारी चीज़ें हैं अपने पास, ED के फॉर्मूले में पुट करते हैं। ED का फॉर्मूला डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P बाय Q, सारी वैल्यूज पुट करते हैं। तो भाई डेल्टा Q की वैल्यू 0 है, अपॉन में ये डेल्टा P की वैल्यू 5 है, इंटू P की वैल्यू अपनी है 10 एंड Q की वैल्यू है 10। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर अपना 0 आएगा। तो ये चीज़ क्या कहलाएगी, इन इलास्टिक कहलाएगी, फुल्ली इन इलास्टिक, मतलब कोई भी चेंज नहीं आ रहा क्वांटिटी में। देखो क्वांटिटी 10 से 10 ही रह जा रही है ना, तो ED इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 0 आ रहा है। यही सिचुएशन अपने को देखनी थी, तो इसे बोलते हैं फुल्ली इन इलास्टिक, मतलब कोई भी चेंज क्वांटिटी में नहीं आ रहा प्राइस बढ़ने से। तो आइए देखते हैं इसका ग्राफ। देखो ये हमारा ग्राफ है ED इज इक्वल टू 0 का। देखो यहाँ पे प्राइस को आप कुछ भी रखो, P रखो, P1 रखो, P2 रखो, कोई भी प्राइस रखो, डिमांड क्या हो रही है अपना, Q पे कांस्टेंट है, Q के अलावा हो नहीं रही है। क्या हो रही है, ये Y एक्सिस के पैरेलल है। आपसे कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि व्हेन ED इज इक्वल टू 0, तो बताइए कि हमारा जो डिमांड कर्व है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है, क्या प्रभाव आता है। तो ये कह देंगे कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी चेंजेस नहीं आते। ये क्या होता है, जस्ट Y एक्सिस के पैरेलल होता है। तो आगे देखते हैं, अब लास्ट देखते हैं, फुल्ली इलास्टिक। फुल्ली इलास्टिक जैसे वो था इनइलास्टिक था, ये क्या है, फुल्ली इलास्टिक है, मतलब इसमें मन मर्जी का चेंज आएगा। इस केस में क्या होता है, जो हमारा ED होता है ना, ED इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाता है। ED इज इक्वल टू क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। तो समझते हैं भाई, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। देखते हैं, तो सबसे पहले प्राइस की बात करते हैं। तो जो हमारा प्राइस था वो क्या हुआ, पहले भी 10 रुपये था, अभी भी क्या हो रहा है, 10 रुपये है। लेकिन जो हमारी क्वांटिटी है, क्वांटिटी क्या हो जा रही है, पहले 10 थी, अब क्या हो जा रही है, 5 हो जा रही है। तो यहाँ से देखो, ये वाली वैल्यू हमारी हो गई P, ये वाली वैल्यू हो गई हमारी P1, ये वाली वैल्यू हमारी हो गई Q, ये वाली वैल्यू हो गई हमारी Q1। यहाँ से अगर मैं डेल्टा P की बात करूँ तो डेल्टा P 0 आएगा, 10 माइनस 10 0। और डेल्टा Q की बात करें तो डेल्टा Q हो जाएगा 5 माइनस 10, तो मतलब -5। सारी चीज़ें हैं अपने पास, ED के फॉर्मूले में पुट करते हैं। ED का जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P बाई Q। सिंपल सा फॉर्मूला है, बस सारी वैल्यूज उठा के डालनी है। 5 डिवाइडेड बाई 0 इंटू 10 अपॉन 10। देखो किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 आ जाता है तो उसका आंसर क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। तो यहाँ पे ED इज इक्वल टू क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया। ये चीज़ हमारी आ गई, ठीक है। तो यही चीज़ अपने को प्रूव करनी थी, फुल्ली इलास्टिक। अब देखो ग्राफ पे इसका आपको बहुत ज़्यादा मतलब समझ में आएगा। ग्राफ पे कैसे मतलब समझ में आएगा ये भी बताता हूँ। देखो यहाँ पे प्राइस तो अपना कांस्टेंट है, प्राइस क्या है अपना, कांस्टेंट है P। देखो P चेंज नहीं हो रहा, 10 रुपये था 10 रुपये है, लेकिन क्वांटिटी देखो बदलती जा रही है, अलग अलग क्वांटिटी हो जा रही है यहाँ पे। कभी Q हो रही है, कभी Q1 हो रही है, कभी Q2 हो रही है, बट प्राइस चेंज नहीं होगा, ठीक है, लेकिन क्वांटिटी हमारी बदलती रहेगी। तो इस सिचुएशन को ED इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक ही ग्राफ में क्या करेंगे, सारे जितने भी हमने पढ़ी हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो सारी की सारी यहाँ पे देखेंगे। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट ये वाली थी, ये वाली सिचुएशन क्या थी, जब ED इज इक्वल टू क्या होता था, 0 होता था। फिर हम बात करते हैं इस वाली सिचुएशन की। इस वाली सिचुएशन में क्या होता है, ED इज इक्वल टू इन्फिनिटी आता है। जस्ट अभी हमने पढ़ा है ED इज इक्वल टू इन्फिनिटी का ग्राफ यही था ना। देन इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो सेंटर में आती है, जहाँ से प्राइस और क्वांटिटी दोनों बराबर होते हैं, ये सिचुएशन हमारी ED इज इक्वल टू 1 की होती है। इसके बाद देखो ये 1 है, ये 0 है, तो इनके बीच में ऑब्वियसली एक से नीचे की वैल्यू आएगी, तो इसे हम बोलेंगे लेस इलास्टिक, मतलब ED इज लेस देन 1। ED की वैल्यू क्या होगी हमारी, लेस देन 1 होगी। इसको अच्छे से लिख देते हैं थोड़ा सा, ED इज लेस देन 1। देन ED इज ग्रेटर देन 1 की भी बात चलेगी, तो ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, ED इज ग्रेटर देन 1। तो ये अपने 4 ग्राफ हैं, एकदम सिंपल से, सॉरी 5 ग्राफ है, 5 टाइप की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। ये सारी चीज़ें आई होप क्लियर हुई होंगी। ये एकदम सिंपल सा तरीका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं इस चैप्टर का। यहाँ पे ED इज इक्वल टू क्या है, 0 है, ठीक है। तो अब लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं इस चैप्टर का, जो क्या है हमारा
फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग, इन्फ्लुएंसिंग की जगह इफेक्टिंग वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, या डिटर्मिनेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देख सकते हो। तो सबसे पहला है नेचर ऑफ कमोडिटी, जो हमारी गुड्स है वो किस नेचर की है, क्या वो बेसिक नेसेसिटी की चीज़ है। अगर वो बेसिक नेसेसिटी की चीज़ है, फॉर एग्जांपल दवाई है, मेडिसिन, अगर वो मेडिसिन है तो भाई उस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। मेडिसिन, मिल्क हो गया, इसका प्राइस आप बढ़ाओगे फिर भी लोगों को खरीदना ही है, क्योंकि लोगों की मजबूरी है, तो भाई वो दूर भाग नहीं सकते इससे, ठीक है। तो इस वजह से इसका प्राइस इलास्टिसिटी पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसी का अगर उल्टा कोई दूसरी वस्तु है, जैसे कंजप्शन नेचर की कोई दूसरी वस्तु है, तो उस केस में क्या होगा, प्राइस इलास्टिसिटी पे इसका बहुत तगड़ा इफेक्ट पड़ेगा। मतलब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस घटेगा, ठीक है, ये सिचुएशन चलेगी। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स। अगर एक वस्तु का सब्सिट्यूट गुड्स काफ़ी सारे हैं, ठीक है, उसके सब्सिट्यूट गुड्स कई हैं, जैसे पेप्सी का ले लो, पेप्सी का क्या है, कोक है, स्प्राइट है, ऐसे ही टाइप की कई सारी हैं। लेकिन अगर इसकी कोई भी सब्सिट्यूट गुड्स नहीं होती तो ये 100 यूनिट्स मार्केट में निकालता और 100 की 100 बिक जाती। लेकिन अभी क्या है, पेप्सी नहीं मिली तो कोक पी लेंगे, स्प्राइट पी लेंगे, माजा पी लेंगे, फैंटा पी लेंगे, इतने सारे ऑप्शंस हैं। तो दैट्स वाई ये क्या होगा, अगर अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सिट्यूट ज़्यादा होंगे देन उसकी डिमांड ज़्यादा इलास्टिक होगी, अगर अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सिट्यूट्स कम होंगे तो उसकी डिमांड कम इलास्टिक होगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इनकम लेवल ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर का अगर इनकम लेवल बढ़ता है तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बढ़ेगी, मतलब उसकी डिमांड बढ़ेगी। लेकिन अगर उसकी इनकम घटती है तो हमारी डिमांड घटेगी, ये चीज़ हमने पढ़ रखी है। नेक्स्ट है प्राइस लेवल ऑफ कमोडिटी। भाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है प्रे, अगर प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी हमारी कम हो जाएगी, प्राइस घटा तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ये हम पढ़ते हुए आ रहे हैं चैप्टर के स्टार्टिंग से ही। देन नेक्स्ट चीज़ है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे छाते वाला एग्जांपल लिया था, छाता अगर मैं सर्दी में बेचूँ तो नहीं बिकेगा, लेकिन वही अगर बरसात में बेचा जाए तो बिकेगा। स्वेटर हम गर्मी में बेचेंगे तो भैया नहीं बिकेगा, वो बिकेगा कब, जब ठंडी आएगी। उसके बाद डिफरेंट यूजेज ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी का अगर अलग अलग यूज़ होता है, जैसे मिल्क का है, मिल्क को क्या करते हैं हम, कई जगह पे यूज़ करते हैं। मिल्क को हम पीने के लिए यूज़ करते हैं, मिल्क को हम खोया बनाने के लिए यूज़ करते हैं, मिल्क को हम पनीर बनाने के लिए यूज़ करते हैं, मिल्क को हम मिठाई बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो अलग अलग जगहों पे जब मिल्क यूज़ होता है तो उसका रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फ्रीक्वेंट हो जाती है। अगर एक ही जगह पे यूज़ करना है तो वो उसको फिक्स नंबर ऑफ यूजर्स यूज़ करेंगे, तब इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम रहेगी। लेकिन अगर कई सारी जगहों पे यूज़ हो रहा है देन इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होगी। उसके बाद बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर का अगर ऐसा बिहेवियर है कि भैया सिर्फ पेप्सी ही पीनी है, पेप्सी ही पीनी है, तब क्या होगा, इसकी डिमांड बहुत कम इलास्टिक होगी। लेकिन अगर कंज्यूमर कह देता है कि नहीं भाई कोई भी चल जाएगी, पेप्सी भी, कोक भी, स्प्राइट भी, माजा भी, फैंटा भी, थम्स अप भी, कुछ भी चल जाएगा, अपन सब पी लेते हैं, तो क्या होगा, तब इसकी जो डिमांड है वो ज़्यादा इलास्टिक होगी, उसमें ज़्यादा चेंजेस आ सकते हैं, कभी भी बढ़ सकती है, कभी भी घट सकती है। नेक्स्ट है लास्ट जो है हमारा पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजप्शन। अगर मैं कह दूँ कि भैया फ्यूचर में कंज्यूम करूँगा तो इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगी, कम इलास्टिक हो जाएगी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अभी कंज्यूम करूँगा, मतलब लोगों के दिमाग में ये आ जाता है पोस्टपोनमेंट कि भाई फ्यूचर में करेंगे या अभी करेंगे, देन इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उससे इफेक्ट हो सकती है। तो ये कुछ हमारे फैक्टर्स थे। यहाँ पे भाई हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होंगी, पूरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा चैप्टर क्लियर हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे स्टैटिक्स का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर भाई क्वेश्चन समझ में आया हो देन ये सारी चीज़ें अगर समझ में आई हो तो भाई लाइक कर दे, एंड नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और कोई भी डाउट आए तो देन आप नीचे कमेंट कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।